अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल। जस्टिस काजी फाइज ईसा जो 2023 सितंबर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे और उनके हवाले से जो तफसीली फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट से आया है उसमें जो जजेस ने इजाफी नोट भी लिखे हैं और ऐसा क्या ही बहाम है कि जिसकी वजह से इस वक्त जो सोशल मीडिया है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उस पे जस्टिस काजी फाइज ईसा के मामले को लेकर बहुत ज़्यादा बहस हो रही है और इस पे बड़ी बातें की जा रही हैं, आईनी और कानूनी नुकात के हवाले भी दिए जा रहे हैं। तो आज इस वीडियो में कुछ सवालात हैं जिस पे हम बात करेंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट का जो तफसीली फ़ैसला आया है उसमें कोई इबहम है। दूसरा सवाल ये भी किया जा रहा है कि क्या एक रिटायर होने वाला जज जिसने मुख्तसर फ़ैसला लिखा हो क्या तफसीली फ़ैसला वो लिख सकता है या उस पर दस्तखत कर सकता है। उसके साथ साथ 184(3) के तहत रिव्यू तो है नहीं। अगर उस पे कोई अगर उसी के तहत कोई फ़ैसला आता है तो आइन और कानून के मुताबिक उससे कैसे निपटेंगे। उसके साथ साथ जो है वो इस सारे सिनेरियो को हुकूमत किस नज़र से देख रही है। उसके साथ साथ ये भी देखना है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो इजाफी नोट देने वाले जजेस हैं उन्होंने जो इजाफी नोट में वज़ीर आज़म पाकिस्तान और दीगर अफराद के हवाले से जो कमेंट्स किए हैं, जो बात की है, क्या ये उनकी जो उनके हवाले से जो लिखा जाना कि उन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की है या कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हो रहे हैं, तो ऐसे में क्या ये उन लोगों के लिए मुस्तकबिल के हवाले से कोई चार्ज शीट तो नहीं है कि क्या उनके तहत फिर उनको नाअहल करार दिया जाए या फिर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सके। ये सारे सवालात हैं और जैसा कि आपको मालूम है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा का मामला तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के फैज़ाबाद धरने से शुरू होता है जब उन्होंने इस पे फ़ैसला दिया और उन्होंने जनरल फैज़ का तज़किरा किया और फिर लोगों में पैसे बांटने की बात हुई और फिर उन्होंने ऐसे तमाम अनासर के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई करने की जो बात की थी। ये फिर मामला जो है एक और शक्ल इख्तियार करता है। फिर हुकूमत सदर मुमलिकत के ज़रिए एक रेफरेंस जो है वो सुप्रीम जुडिशल कौंसल में अरसाल करती है और जिसमें ये कहा जाता है कि हमें कुछ मालूमात मिली हैं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा की जो बीवी हैं सरीना साहिबा, उन्होंने जो है वो जो अपार्टमेंट ख़रीदे हैं वो दरअसल उन्होंने अपनी आमदन से नहीं ख़रीदे बल्कि उन्होंने जस्टिस काजी फाइज ईसा के पैसों से ख़रीदे हैं और इन सारी मालूमात को जस्टिस काजी फाइज ईसा ने छुपाया है और ये मिसकंडक्ट के ज़ुमरे में आता है। तो FBI इस हवाले से उसको भी कार्रवाई का जो है हुक्म दिया जाए और FBI को चूँकि बराह रास्त जजेस के मामलात में चूँकि मुदाखलत का इख्तियार नहीं था तो इसलिए मामला सुप्रीम जुडिशल कौंसल में आया। सुप्रीम जुडिशल कौंसल में कार्रवाई चल रही थी और इस दौरान जो है जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट से रजू किया और कहा कि FBI जजेस के मामलात में इंटरफेयर नहीं कर सकता और सुप्रीम जुडिशल कौंसल में इस तरह का जो रेफरेंस दायर किया गया है, दरअसल जो मालूमात हासिल की गई हैं वो मुस्तनद ज़राए से हासिल नहीं की गई बल्कि ये उनकी मालूमात खुफिया तरीके से हासिल करके उनके ख़िलाफ़ ये एक रेफरेंस जो बनाने की कोशिश की गई है, ये बदनीयती पे मबनी है और जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है। और उन्होंने कोई पैसा जो है अपनी वाइफ को नहीं दिया है। उन्होंने वो अपनी आमदन से वो फ्लैट ख़रीदे हैं और जगह ख़रीदी हैं, जो भी अपार्टमेंट ख़रीदा है और वो उन्होंने अपने और बेटी और बेटे के नाम जो किया है उसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा के पैसे शामिल नहीं हैं। मनी ट्रेल का सिलसिला चलता रहा और फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट जब आए तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो एक फ़ैसला दिया कि जिसमें अदालत ने ये करार दिया कि FBI जो है उसको इख्तियार है कि वो इस सिलसिले में
सरीना साहिबा से मालूमात हासिल कर सकता है। और वो उनको एक लिहाज से उस फैसले में FBI को ये इख्तियार दे दिया गया कि वो जजेस के मामलात में इंटरफेयर कर सकता है, जबकि ये आइन के आर्टिकल 209 के तहत जो है उसे ऐसा इख्तियार नहीं था, बल्कि ये सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इख्तियार था जो FBI ने इस्तेमाल किया। बाद ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जो है फिर जस्टिस काजी फाइजा और बार एसोसिएशंस ने जो है मिल के जो है वो नज़रसानी की दरख्वास्तें दायर की, और इस पे फिर रिव्यू हुआ और उस मुख्तसर फैसले में जो है वो जो रेफरेंस था उसको कलअदम करार दिया गया, और फिर FBI को भी जो है वो कार्रवाई से रोका गया और मामलात जो है वो ठप होके रह गए। तो उसके बाद ये कुछ दिनों पहले ही जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे तफसीली फैसला जारी किया है, जिस पे जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस मुनीब अख्तर और दीगर ने इजाफी नोट भी लिखे हैं, और जस्टिस मंजूर मलिक जो रिटायर हो चुके हैं उनके इस फैसले पर दस्तखत भी है। तो पहला सवाल जो मैंने आपको बताया था कि अब ये जो तफसीली फ़ैसला इसमें कोई इबहम है, तो ऐसा कोई इबहम इस फैसले में नहीं है, और अदालत ने वाज़ेह तौर पे जजेस ने कहा है कि जो भी आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करता है, चाहे वो जज सुप्रीम कोर्ट हो या कोई आम शहरी हो, उसके खिलाफ अगर आइन और कानून के मुताबिक कोई चीज़ मिलती है, कोई शवाहिद मौजूद है, वो ठोस है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ताहम फैसले में ये ज़रूर करार दिया गया है कि जो काजी फाइज ईसा और उनकी ज़ौजा का जो मामला है उस पे इम्तियाजी जो है रवैया इख्तियार किया गया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने जो है हमारे एक सवाल का जवाब भी अपने फैसले में दे दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो रिटायर होने वाला जज है वो फैसले पर दस्तखत नहीं कर सकता, और वो ये समझते हैं कि उनकी रूह से जो 29 जनवरी का जो फैसला है उसकी कोई अहमियत नहीं है, वो नाफिजुल अमल नहीं हो सकता। बहरहाल मामलात बड़ी ही अजीब सी सिचुएशन में है। 184(3) के तहत अब हुकूमत दोबारा इस फैसले पर नज़रसानी के लिए भी दरख्वास्त नहीं कर सकती। बैरिस्टर अली ज़फ़र जो हुकूमती सेनेटर भी हैं, उन्होंने एक प्रोग्राम में ये वाज़ेह तौर पे कहा है कि हुकूमत को इस पर अपील दायर नहीं करनी चाहिए, ना ही हुकूमत अपील दायर कर सकती है, और उन्होंने दो तरह के कार्रवाई का बताया है। एक उन्होंने कहा है कि कानून के मुताबिक जो अरकान पार्लियामेंट होते हैं वो अपने असासा जात डिक्लेयर करने के पाबंद होते हैं, चाहे उनके बीवी बच्चों के हों, चाहे उनके ज़ाती हों, वो सब वो जो है वो डिक्लेयर करने के पाबंद होते हैं। अगर वो नहीं करते तो उनके ख़िलाफ़ जो है वो नहली की तलवार लटकती रहती है, और 62-63 के तहत वो सादिक और अमीन वो नहीं रहते, और उनको जो है वो उनके रुकनी से जो है वो फारिग किया जा सकता है। दूसरा उन्होंने ये कहा कि वो सिर्फ अरकान पार्लियामेंट और उनके अहल खाना के हवाले से एक कानून है, और उसमें जजेस और आम लोग शामिल नहीं हैं। दूसरा कानून FBI का है, जिसमें FBI जो है वो आम लोगों से जो है वो टैक्स रिटर्न के हवाले से तफसीलात मालूम कर सकता है। ताहम उन्होंने एक बड़ी अहम बात ये की, और यही फैसले में भी लिखा हुआ है कि 5 साल के बाद जो अगर 5 साल गुजर गए हों तो फिर आप उनके हवाले से मालूमात हासिल नहीं कर सकते। और जो सूरत हाल लग रही है कि आने वाले दिनों में एक बार फिर जो है हुकूमत और जस्टिस काजी फाइज ईसा का लगता यही है कि फिर मैच पड़ने वाला है। और ये सवाल भी बड़ा अहम है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान और दीगर लोगों के हवाले से जो फैसले में मुख्तलिफ नुकात उठाए गए हैं और बातें की गई हैं, क्या ये उनके फ्यूचर पे असरअंदाज हो सकता है? तो ये तो आने वाला वक्त भी बताएगा। और हमने अक्सर यही देखा है कि अदालती फ़ैसले में जब किसी शख्स का कोई तज़किरा किया जाता है तो किसी न किसी मौके पे वो तज़किरा उन लोगों के ख़िलाफ़ ज़रूर इस्तेमाल हुआ है। बहरहाल जस्टिस काजी फाइज़
एक मेहनती, एक ईमानदार जज के तौर पे जाने और पहचाने जाते हैं। और आइन और कानून के मुताबिक अगर उनके ख़िलाफ़ कोई ठोस शवायद हों तो ही हुकूमत जो है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकती है। एक और जो ख़बर हमें जो है वो ज़राए बता रहे हैं, अभी उसकी कंफर्मेशन तो खैर नहीं हो सकी, और वो ये है कि जुडिशल रिफॉर्म्स में जो है जजेस के कंडक्ट के हवाले से कोई तरमीम हो रही है। उस तरमीम में पता ये चला है कि उनके बीवी बच्चों को भी शामिल किया जा रहा है। अगर वो किसी तरह पे भी कोई चीज़ इकट्ठी करते हैं और जायदाद बनाते हैं तो वो भी जो है वो जज अपने असासा जात में उनका तज़किरा करने और उनके हवाले से वजाहत देने का पाबंद होगा। उसके साथ साथ जज जो है वो उसके चुनाव का तरीक़ाकार, उसकी सिलेक्शन जो 18वीं तरमीम में अब सीनियर तरीन जज को चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान बनाया जाता है, इस हवाले से भी कुछ चीज़ें चल रही हैं। बहरहाल उसमें तफसीलात जब मज़ीद आएंगी तो इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। ये वीडियो आप ख़ुद भी देखें, दोस्तों को भी शेयर करें। बहुत शुक्रिया।